चलो तो फिर स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी। चलिए, पहले प्रश्न का जवाब देना है। कह रहा है कि सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की। तो धन और आशीर्वाद से सहायता किसने किया था? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर है आपके गुरु अर्जुन देव। कौन है आपके? गुरु अर्जुन देव हैं, जिसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में उसके पुत्र खुसरो को अपना आशीर्वाद दिया था, और इसीलिए जहांगीर ने इसे अपने आत्मसम्मान के विरुद्ध समझा और अपने विरोधियों के हृदय में एक भय उत्पन्न करने के कारण ही अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी, है ना। तो आपको पता चल गया होगा कि गुरु अर्जुन देव की हत्या भी करवाया था किसने? जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर उत्तर भारत में चांदी का सिक्का अर्थात टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? चलिए जवाब दीजिए। यहाँ पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा? उत्तर भारत में चांदी का सिक्का, जिसे हम लोग टंका बोलते हैं, और टंका जारी करने वाला कौन सा भारतीय शासक था? यहाँ पर मध्यकालीन पूछा गया है। यहाँ पर जवाब आ गया है ऑप्शन ए, ये थे आपके इल्तुतमिश। देखो टंका पूछा गया ना, तो टंका किसने किया था? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। इल्तुतमिश दिल्ली का दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, ठीक है। और इसने यहाँ पर आपको पता है टंका और जीतल, है ना, इसने आपके अरबी सिक्के जो चांदी का टंका था और तांबे का जीतल नामक सिक्के चलाए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, कह रहा आपसे पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? यहाँ पर देखो दिया गया है पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था। यहाँ पर 3 का ऑप्शन जो आपका है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, स्कंदगुप्त। कौन है आपका? स्कंदगुप्त। आपको पता होगा कि स्कंदगुप्त उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक तथा पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक के विस्तृत भूभाग पर शासन करने वाला अंतिम महान गुप्त सम्राट था, है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपका सी मखिल गोसाल। कौन थे आपके? मखिल गोसाल। ये आपके थे जो कि पहले महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद हो जाने के कारण उन्होंने महावीर का साथ छोड़ दिया और आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय स्थापित किया। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? चलिए बताइए कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है। यहाँ पर 5 का ऑप्शन हो जाए कौन सा? बी नंबर आपका हड़प्पा, है ना। हड़प्पा जो कि वर्तमान में पाकिस्तान प्रांत में जो पंजाब प्रांत के एक मांटगोरी जिला है, कौन? मांटगोमरी जिला है, वहां पर आपका बसा है रावी नदी के किनारे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। आप पता होगा कि हड़प्पा नदी, है ना, मतलब हड़प्पा सभ्यता जो आप उस समय उत्खनन करता थे 1921 में दयाराम साहनी ने उत्खनन किया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं? यहाँ पर यह अधिनियम के बारे में कहा गया था और ये कथन जो कहा है ऑप्शन ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। ये 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, कौन सा अधिनियम है? 1919 का भारत सरकार अधिनियम। इसमें से क्या किया गया था? आपको याद होगा कि सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। यहाँ पर सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का इसमें से विस्तार किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था, ये समय थे आपके रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे, जिन्होंने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यहाँ पर घोषित किया था। इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर। याद रखिएगा, अंग्रेजों की बांटो और राज्य करो, है ना, अंग्रेजों में एक नीति अपनाई थी, कहा था कि बांटो और राज करो की नीति का असली रूप सामने तब आया था जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे कौन? रैमजे मैकडोनाल्ड। उन्होंने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय, मतलब देखा जाए इस सांप्रदायिक निर्णय को इन्होंने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपसे दिया गया है, क्या दिया गया है? चलिए दिया गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कब हुआ था। डेट आपसे पूछा जाता है, तो डेट आपको याद रखना है कि 13 अप्रैल। कब? तो आपके 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में नियति भीड़ पर कह सकते हैं कि गोली चलवा दी थी, है ना। बहुत लोग मारे गए थे। तो इस कमीशन के, इस जांच की कमेटी के लिए एक समिति बनी थी, ये थी आपकी हंटर कमीशन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर, हंटर कमीशन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? जो लोग बाद में जुड़े हैं
वीडियो को भी लाइक करेंगे और पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि अगर समय श्रेणी में कोई भी परिवर्तन होता है तो आपका उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है। और अगले क्वेश्चन दिया है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। जवाब यहाँ पर लगभग आ चुका है सभी का जवाब। 10 नंबर का ऑप्शन बनेगा बी। ये था आपका स्वदेशी आंदोलन। कौन था भाई? तो आपका स्वदेशी आंदोलन था। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी आपका जवाब सही हो जाएगा। ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है। ये बताइए, पानी से ढका हुआ भाग कितना है। पानी से ढका हुआ भाग पूछा गया है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है कितना है। 1/4 है, आधा है, 2/3 है या 3/5? कौन सा बनेगा? चलिए 11 का ऑप्शन यहाँ पर पूछा गया है। जवाब आ गया ऑप्शन सी, 2/3 हिस्सा जो आपका है यह आपका पानी से ढका हुआ है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन बन जाएगा आपका सी नंबर। क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। यहाँ पर बताइए ऐसा कौन सा महाद्वीप है कि उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का जो प्रतिशत है वो आपका ज़्यादा है। तो आपने देखा कि यहाँ पर एशिया है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। 12 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, यूरोप। यूरोप महाद्वीप के कुल स्थल क्षेत्र का सर्वाधिक भाग मैदानों से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, लातूर किस प्रांत में स्थित है। लातूर ये कहाँ पर स्थित है? याद रखिए, आपको याद होगा कि 1993 में अगर आपने पढ़ा हो कि भूकंप से बहुत ही भयंकर तबाही हुई थी। ठीक है। और ये पड़ता है आपकी कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? तो ऑप्शन आपका बन जाएगा महाराष्ट्र के लातूर में आपकी 1993 में भूकंप से बहुत ही बड़ी तबाही आपकी हुई थी। ठीक है ना। आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन दिया है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी जो पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती है? यहाँ पर आपको याद होगा और आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया भी है कि आपके जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। मध्य हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम थी। ये बताइए सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की है। सभी को पता होना चाहिए। इस प्रश्न का जवाब किसी का भी गलत नहीं आना चाहिए। बिहार आ रहा है। ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर, बिहार में। याद रखिए, बिहार में जो साक्षरता दर है वो आपकी 61.8% है। ठीक है, 61.8% आपकी है। वहीं पर देखा जाए तो आपका जो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आपका 65, आपका मतलब कह सकते देखा जाए अरुणाचल प्रदेश सेकेंड नंबर में आ जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा गया है? ये है आपके मनमोहन सिंह को। याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन आपका है कि भारत में उदारीकरण की शुरुआत हुई थी 1991 में और डॉक्टर मनमोहन सिंह और एक साथ में और थे आपके पीवी नरसिम्हन सरकार ने, है ना, जब वित्त मंत्री पद पर रहे थे तब आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, देखो छिपी हुई बेरोजगारी को हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जानते हैं और आपको बताना है कि छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से जो पाई जाती है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पर इस प्रकार से आपका कूट दिया गया है। यहाँ पर कूट दिया गया है तो देखो दिया है कृषि क्षेत्र दिया है और ग्रामीण क्षेत्र दिया है। तो यहाँ पर आपका जवाब जो बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा? 1 और 2 बनेगा, क्योंकि कृषि क्षेत्र में जहाँ काम की जरूरत होती है 4 लोगों को, लेकिन परिवार में अगर 5 लोग हैं या 6 लोग हैं तो सब 6 लोग भी यहाँ पर चले जाते हैं। उतना ही काम 4 लोग कर सकते हैं, बल्कि उतना काम ये 6 लोगों से कर रहे हैं। अर्थात छिपी हुई बेरोजगारी हो गई कि नहीं, है ना। उसी प्रकार ग्रामीण एरिया और ग्रामीण में है तो बात आपका वही बात हो गई। तो ऑप्शन डी आपका जवाब हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हरित स्वर्ण या ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए। ग्रीन गोल्ड, ग्रीन गोल्ड जो कहा जाता है ये किसे कहा जाता है? चलिए जवाब दीजिएगा। लाइक शेयर भी करते रहिए। जो लोग बाद में जुड़े हैं तो लाइक शेयर की संख्या बढ़ाते रहिए। और प्लेलिस्ट हमने बना दिया है जहाँ पर आप सभी वीडियो देख भी सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब आपको मिल जाएगा चैप्टर वाइज और आपके सिलेबस के अनुसार। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आपका जवाब आ चुका है। यहाँ पर 18 नंबर में ऑप्शन बनेगा ए नंबर, बांस। ठीक है, क्या है? बांस। जो बांस है इसे हरित स्वर्ण या इसे ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, बांस काफ़ी तेज से बढ़ने के साथ साथ काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को भी अनावश्यक करता है ना, और ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस कारण से ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बैंकों के नगद कोष अनुपात में कमी का प्रभाव होता है। याद रखिएगा कि बैंकों के नगद कोष अनुपात में कमी का जो प्रभाव होता है वो आपका किस स्थिति में, तो यहाँ पर आपका 19 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर। यहाँ पर बैंकों में जब आय में वृद्धि होती है ना, और बैंकों के द्वारा प्रतिभूतियों की मांग में जब वृद्धि होती है
साथ में बैंकों को साख प्रसार के लिए अधिक धन की उपलब्धि होती है। इन सभी स्थितियों में बैंकों में जो नगद कोष अनुपात है उसमें कमी का प्रभाव होगा, तो ऑप्शन डी नंबर आपका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है। हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है, यहाँ पर 20 नंबर में याद रखिएगा जो आपकी जीडीपी है, क्या है, जो आपकी जीडीपी है अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है। चलिए बताइएगा कि पंचायत के सरपंच का चुनाव जो होता है वो किस प्रकार से किया जाता है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, पंचायत के सरपंचों के द्वारा, या राज्य सरकार के द्वारा, या जिलाधीश के द्वारा। जवाब आ चुका है 21 को ऑप्शन बनेगा बी, पंचायत के पंचों के द्वारा। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा 21 को ऑप्शन बी, कि पंचायत के सरपंच का चुनाव पंचायत के पंचों द्वारा होता है। ठीक है, ये सरपंच की बात कर रहा है। और वहीं पर जो ग्राम प्रधान होता है ना, ग्राम प्रधान जो आपका होता है वो तो आपकी जनता के द्वारा ही चुना जाता है। कुछ छोटे छोटे गांव को मिलाकर ही पंचायत बनाई जाती है और ग्राम सभा एक नियत समय पर ग्राम पंचायत का चुनाव भी होता है। ठीक है, तो चुनाव के अगर यहाँ पर दिया गया है प्रधान की बात, तो प्रधान आपके हो जाएंगे जो कि है ना, इनको हम प्रधान नहीं बोलते, इनको हम लोग प्रधान नहीं बोलते हैं, सरपंच वाले प्रधान नहीं है। ठीक है ना, प्रधान का जो चुनाव हम लोग कराते हैं, हम लोग खुद कराते हैं। ठीक है, जनता कराती है, ये सरपंच हैं। और पंचायत के पंचों द्वारा कौन होते हैं, जो आपके 11-12 लोग होते हैं उनमें से निकाला जाता है एक। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। चलिए ये बताइएगा कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसको पद से हटाया जा सकता है। मतलब यहाँ पर आपका 22 नंबर का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर संविधान के अतिक्रमण या उल्लंघन पर। अगर संविधान का अतिक्रमण करते हैं, संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो याद रखिएगा कि उन पर महाभियोग लगाया जाता है। आप लोग जवाब डी दे रहे हैं, है ना, लेकिन अगर आपको पता हो कि यहाँ पर हमने बताया कदाचित आधार पर, कदाचित यहाँ पर सिद्ध कदाचार के आधार पर जो हटाया जाता है वो न्यायाधीशों को हटाया जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, इनको हटाया जाता है कदाचित। तो भाई यहाँ पर दोनों के आधार पर कैसे हो सकते हैं। याद रखिएगा कि संविधान के अतिक्रमण पर, संविधान के उल्लंघन पर महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर की जाती है। ठीक है, और जो जज लोग होते हैं उन पर कदाचित के आधार पर होता है। ठीक है, असमर्थता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, देखो प्रजातंत्र का मतलब आप समझते होंगे, प्रजातंत्र का मतलब होता है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है ना। और ये जो परिभाषा है ये आपके प्रजातंत्र की, जहां पर प्रजातंत्र होगा वहां पर जनता ही सर्वोपरि है, जनता सरकार को बनाती है और जनता ही सरकार को बदलती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा केवल भारतीय नागरिकों के ही उपलब्ध है। देखो हमने पॉलिटी में पढ़ाया था कि आपके मौलिक अधिकारों में से केवल भारतीय नागरिकों को एक अधिकार है, यह अधिकार कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, अवसर की समानता। सार्वजनिक सेवा योजना के संबंध में यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। यहीं पर देख सकते हैं विधि, धर्म और शोषण, ये सभी को प्रदान यहाँ पर आपको किए गए हैं, है ना। मतलब आर्टिकल नंबर जो आपका 15 है कि केवल धर्म और मूल वंश जाति जन्म आधार पर विभेद का निषेध किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व तथा उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर देखो दिया गया है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का उसी क्रम में यहाँ पर उल्लेख किया गया है 25 नंबर में। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा सा हमको लगता है कि कुछ और देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए। देखिए जो भारत की संविधान की जो संविधान का जो उद्देश्य का है उसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, क्या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को कहा गया है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, ये इसको दिया है। जब आप पूरा पढ़ोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बनेगा 3, 5, 2, 1, इसका आपका जवाब बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, यहाँ पर आपका दिया गया है कि ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकार किया जाता है। ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकार किया जाता है, ये स्वरूप जो आपका है कौन सा है, तो ऑप्शन बनेगा सी, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन। क्या है, तो आपका हाइड्रोजन आपका जवाब यहाँ पर बन जाएगा, हाइड्रोजन ऊर्जा के विकल्प के रूप में। देखो विकल्प के रूप में है ना, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी नंबर आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा। मतलब कहा जाए कि ये उन स्रोतों को वैकल्पिक ऊर्जा कहते हैं जो जीवाश्म, देखो यहाँ पर वैकल्पिक मतलब क्या हुआ कि जो जीवाश्म, किसको, जो जीवाश्म ऊर्जा के विकल्प हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखा जाए कि पवन ऊर्जा, जल विद्युत, सौर ऊर्जा, ये सभी है।
अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। हमारे शरीर में किसका निर्माण नहीं होता है? तो देखो, प्रोटीन होते हैं, एंजाइम भी होते हैं, हार्मोन होते हैं, लेकिन विटामिन ए का निर्माण हमारे बॉडी में नहीं होता है। हमारे बॉडी में ए और सी का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। वहीं पर डी का निर्माण तो हो जाता है, लेकिन ए और सी का निर्माण बॉडी में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? सबसे पहला सफल क्लोन जंतु आपका दिया गया है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि क्लोन मतलब आपका है आर्टिफिशियल तरीके से यहाँ पर इंजेक्ट कराया गया, और इससे पहले सबसे पहले सफल क्लोन बना था आपका भेड़। यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। जो भेड़ था, है ना, कौन? भेड़ का सफल क्लोन आपका था, जिसका नाम था डॉली। इस भेड़ का नाम क्या था? डॉली नाम था, याद रखिएगा, इसका नाम क्या था? डॉली नाम था, ठीक है। और इसे कहाँ पर? तो स्कॉटलैंड, कहाँ पर? स्कॉटलैंड की संस्था ने बनाया था, सफलता प्रदान की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दूध का औसत पीएच मान कितना होता है? दूध का औसत पीएच मान पूछा गया है। यहाँ पर आपका जवाब से क्या हो जाएगा? जो अगर आप दूध पिएंगे, है ना, तो आप छक्का मारेंगे। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका जवाब हो जाएगा, 6.6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? चुंबकीय सुई जो होती है वो किस तरफ संकेत करती है? यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, अपने हाई स्कूल, आपने इंटर, है ना, ये पढ़ा होगा, क्योंकि जो चुंबकीय सुई होती है एक छोटा चुंबक ही तो होता है, और इसका सिरा उत्तर की ओर संकेत करता है। कैसे? उत्तर की ओर संकेत करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयद्रथ वध रचना है, किसकी रचना है? चलिए, यहाँ पर जवाब देना है और सभी लोगों को जवाब देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन वाला आपका इजी है, हर बार आपने पढ़ा है। जयद्रथ वध है मैथिली शरणगुप्त, ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, तो मैथिली शरणगुप्त इसका जवाब राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुतेली, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुतेली मतलब विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, है ना, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। यहाँ पर आपका हंस दिया है, और इसकी स्त्रीलिंग बनेगा क्या? इसका स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा? तो हंसनी बन जाएगा। सॉरी, यहाँ पर हंस दिया है, यहाँ पर हंस दिया है, और हंस का स्त्रीलिंग होता है हंसनी, और इस प्रकार से राइट हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटना है। तो अशुद्ध वाक्य आपको पहले ही पता चल गया होगा, क्योंकि हमने आपको बताया है कि हिंदी में कभी भी अनेकों का प्रयोग नहीं किया जाता है, हमेशा अनेक का प्रयोग किया जाता है। तो पहला ये ऑप्शन क्या है? गलत है। वहीं पर तीनों ऑप्शन जो भी हैं आप पढ़ेंगे तो सभी क्या होंगे? सही होंगे। तो अनेकों का प्रयोग नहीं होता है। अगला है वृषभानुजा की शब्द का समानार्थी है। हमने अलंकार में बताया भी था, वृषभानुजा मतलब होता क्या है? वृषभानुजा मतलब होता है राधा। राधा का क्या होता है? ये समानार्थी होती है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी नंबर आपका हो जाएगा। राधा को हम लोग हरिप्रिया भी कहते हैं, राधा को राधिका भी कहते हैं, राधा को ब्रजरानी भी कहते हैं, और राधा को वृषभानुजा भी कहते हैं, ठीक है। और वहीं पर सीता को भी, सीता जी को जानकी, वैदेही, जनक सुता, जनक तनया इस नाम से जानते हैं, ठीक है। पार्वती की अगर हम बात करते हैं तो पार्वती को गिरजा, गौरी, उमा, शैलजा, भवानी इस नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस पूछा गया है, विकलांग दिवस कौन सा है? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। 52 का अगर जवाब आपको आ रहा है तो आंसर आप बिल्कुल तुरंत दीजिएगा, बिजली की रफ्तार से दीजिएगा। नहीं आता है तो ध्यान से सुनिएगा। इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? 3 दिसंबर होता है। क्या हो जाएगा? 3 दिसंबर। याद रखिए, आपको याद रखना है कि 3 दिसंबर 1991 से, कब? 3 दिसंबर 1991 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देखो, CO2 भी है, CH4 भी है, NO2 भी है, लेकिन ऑक्सीजन तो नहीं है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बन जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन का संबंध पूछा गया है, जो कि एक पर्यावरण संरक्षण से है, पर्यावरण पादप संरक्षण से एक आंदोलन जुड़ा हुआ है। मतलब आपका पादप मतलब होता है पेड़, अर्थात जवाब क्या हो जाएगा? पादप संरक्षण से है। और ये शुरुआत की गई थी कहाँ से? तो आपके उत्तर प्रदेश के चमोली जिले से, जो कि अब उत्तराखंड में है। 1973 में यह आंदोलन आपका चलाया गया था। अब भारत के उत्तराखंड राज्य में है, और ये किसान जो कटाई कर रहे थे उनके विरोध के लिए आंदोलन था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? दक्षिण भारत का मानचेस्टर, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा कोयम्बटूर। क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर है दक्षिण भारत का मानचेस्टर, जो कि पड़ता कहाँ है? तो आपके तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो कोयम्बटूर पड़ता है तमिलनाडु में पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, दुनिया का सबसे छोटा देश इनमें से कौन सा है?
दुनिया का सबसे छोटा देश इनमें से कौन सा है, यहाँ पर जवाब देना है। और काफ़ी लोगों ने जवाब दे भी दिया है, वेटिकन सिटी जवाब दे रहे हैं। चलिए, क्या वेटिकन सिटी आपकी जवाब बिल्कुल सही है? चलिए, सही जवाब है तो हम भी लॉक कर देते हैं। आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा वेटिकन सिटी। अच्छा, ये कौन से कंटिनेंट में पड़ता है? तो आपकी यूरोप में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो आपकी यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, जो कि सबसे छोटा देश है। ये पृथ्वी का सबसे छोटा और स्वतंत्र देश है ना। इस पर किसी का भी अधिकार नहीं है, ये एक प्रकार का स्वतंत्र है। ठीक है, स्वतंत्र आपका है, याद रखिएगा। ठीक है, और आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन दिया है, श्री रामनाथ कोविंद भारत के जो आपके राष्ट्रपति हैं वो कौन से नंबर के थे? अभी आपने करंट अफेयर में पढ़ा होगा कि श्री रामनाथ कोविंद ऐसे राष्ट्रपति हैं, माफ करिए, रामनाथ कोविंद भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन से नंबर के, है ना, ये पूछा है। तो अभी आपको पता है कि रामनाथ कोविंद 15 साल में एक ऐसे आपके राष्ट्रपति बने हैं, एक ऐसे राष्ट्रपति बने हैं जो ट्रेन से सफर करने वाले पहले राष्ट्रपति बन चुके हैं, जो 15 साल के अंदर, है ना, मतलब 15 साल के पहले अभी तक ऐसे कोई भी राष्ट्रपति नहीं थे जिन्होंने ट्रेन से सफर किया है। इन्होंने ट्रेन से सफर किया, याद रखिएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर 57 का ऑप्शन बनेगा बी, 14वें नंबर के हैं। कौन से? 14वें नंबर के, याद रखिएगा। वहीं पर आपके 13वें नंबर के कौन थे? तो आपके प्रणब मुखर्जी थे 13वें नंबर के। ठीक है ना, और देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आपकी प्रतिभा सिंह पाटिल थी। ठीक है, चलिए अगला है, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? ये आपको देखने को मिलेगी भीमबेटका में। कहाँ पर? तो आपके भीमबेटका कहाँ पड़ता है? तो आपकी एमपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आपकी एमपी में मिलता है। और मानव शरीर ढकने के लिए पशु चर्म और पत्तों छालों का प्रयोग किया करते थे। ठीक है ना, वस्त्र निर्माण इस समय ये लोग सीख गए थे। नवपाषाण काल में वस्त्र निर्माण करना ये लोग सीख गए थे, और भीमबेटका में कैसे थे, इसका प्रयोग बहुतायत में किया जा रहा था। ठीक है, और भीमबेटका में रंगने की प्रथा भी यहाँ पर सीख गए थे। ठीक है, रंगने की शुरुआत यहीं से हो गई थी। अगला क्वेश्चन दिया है कि नवंबर माह में संपन्न हुए सिम्बैक्स नौसैन्य अभ्यास में शामिल देश कौन से हैं? और इसमें से जो शामिल थे, सिम्बैक्स जो आपका युद्ध होता है, युद्ध अभ्यास है भारत और सिंगापुर के बीच। कब? भारत और सिंगापुर के बीच आपका युद्ध होता है, सिम्बैक्स होता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में संपन्न हुए इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात आईपीएल 2020 प्रतियोगिता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? चलिए, आईपीएल यहाँ पर दिया है, क्रिकेट के दीवाने हैं, तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग जरूर 100% सही दीजिएगा। पहला दिया है कि यह आईपीएल का 13वां संस्करण था। जी हाँ, बिल्कुल सही है, 13वां संस्करण था, तो पहला पॉइंट सही। फिर दिल्ली कैपिटल को हराकर मुंबई इंडियंस इस प्रतियोगिता का विजेता बना, तो यहाँ पर दूसरा भी पॉइंट आपका सही है। तीसरा दिया, इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच मुंबई में खेला गया, तो 60 का या थर्ड नंबर क्या आपका सही है। तो यहाँ पर फाइनल मुकाबला दुबई से खेला गया था ना, जो 5वीं बार जीता, इसका फाइनल मुकाबला दुबई में खेला गया, है ना। तो यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन कहाँ पर है? बी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन दिया गया है कि भारत ने हाल ही में भारतीय नौसेना की स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागिर, देखो 5वीं पनडुब्बी है वागिर, को जल अवतरित किया। और इस श्रेणी की पनडुब्बियों का डिजाइन किस देश ने तैयार किया था? और इसके जो डिजाइन तैयार किया है, ये तैयार किया है किसने? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रांस ने किया। किसने? फ्रांस ने किया है, ऑप्शन बन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा आपसे पैसेज नौसेना अभ्यास में भारत के साथ हिस्सा लेने वाले जो देश है, देखो यहाँ पर एक युद्ध अभ्यास है आपका पैसेक्स, है ना, जो कि आपके शामिल होते हैं। कौन कौन से शामिल होते हैं इस युद्ध अभ्यास में? तो आपको याद रखिएगा, आपके अमेरिका, आपके ऑस्ट्रेलिया और आपके वियतनाम इसमें से शामिल होते हैं आपके पैसेक्स में। तो इसका जवाब बनेगा 2, 3, 4। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, और भी हमको लगता है चारों होते हैं, चारों इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि रूस भी इसके शामिल है, पैसेक्स में है, इसका नाम ही से मिल रहा है। मतलब यहाँ पर रूस के साथ साथ आपके ये भी हैं, मतलब चारों ही ऑप्शन कहाँ पर है? ऑप्शन डी यहाँ पर जवाब है, ऑप्शन डी हो जाएगा, चारों ही देश इसमें से शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फोर्ब्स पत्रिका वर्ष 2020 में दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची हाल ही में जारी की गई, और इस सूची में शामिल किए गए भारतीय कौन से हैं? तो बताइएगा कि 2020 में दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किस में से, कौन इसमें से भारतीय शामिल हैं? यहाँ पर 63 नंबर में। तो याद रखिएगा, इसमें से शामिल है आपकी निर्मला सीतारमण, इसमें से शामिल है रोशनी नादर मल्होत्रा, इसमें से शामिल है किरण मजूमदार शाह, और इसी में से शामिल है आपके रेणुका जगतियानी। मतलब कह सकते हैं ये सभी इसमें से शामिल हैं। ऑप्शन डी आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है मोरक्को ने इजराइल के साथ हाल ही में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए जाने की घोषणा की। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य दिया गया है? तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका दिया गया है ना, और यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा है, मोरक्को ने इजराइल के साथ। किसके साथ? मोरक्को ने इजराइल के साथ किया है। पहला पॉइंट दिया गया है, यह समझौता अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मोरक्को के राजा मोहम्मद
सिक्स की बातचीत के दौर आपका हुआ, पहला सही है। दूसरा दिया है यूएई, बहरीन और सूडान भी इजराइल के साथ शांति समझौते कर चुके हैं। फिर दिया है ट्रंप ने राजा मोहम्मद VI को विवादित पश्चिमी सहारा पर मोरक्को के दावे को मान्यता देने का आश्वासन दिया, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 यह जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर करंट अफेयर आप देखते रहेंगे भाई साहब तो याद रखेगा कि करंट अफेयर आपको मजबूती प्रदान करेगा, क्योंकि यूपीडब्ल्यूएससी करंट अफेयर आपकी अलग प्रकार की होती है। ठीक है, चलिए बताइए, अगला क्वेश्चन दिया है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन था जिसे डीआरडीओ के नाम से जानते हैं। और याद रखिए डीआरडीओ ने हाल ही में स्वदेश जो निर्मित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, क्या नाम है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह परीक्षण में से किस विमान से किया गया था? विमान का नाम पूछा है, नाम है हॉक। क्या नाम था? यहाँ पर देखो कुछ लोग यहाँ पर करंट अफेयर से बहुत ही परिचित हैं, जिनका जवाब बिल्कुल से आ रहा है यहाँ पर आपका सी, हॉक। क्या है? हॉक आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है वर्ष 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र विदेशी कौन थे? चलिए बताइएगा, पद्म विभूषण पुरस्कार जो 2021 में दिए गए हैं और इसमें से एकमात्र विदेशी कौन थे जिनको इसमें से शामिल किया गया? शामिल किया गया था आपके शिंजो अबे को। किसे? तो आपके शिंजे अबे को शामिल किया गया था ये पुरस्कार। याद रखिएगा, ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी नंबर आपका जवाब हो जाएगा। याद रहेगा, याद आपको होना चाहिए कि 25 जनवरी 2021 को गृह मंत्रालय और भारत सरकार ने पद्म विभूषण 2021 की घोषणा की थी। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है क्या, कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा स्वदेशी तेजस मार्क सेकंड मल्टी रोल कॉम्बैट जेट को कब लॉन्च करने की योजना बनाई है? याद रखिए ये आपकी कौन है, तो आपके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है और ये स्वदेश निर्मित है ना, जो कि तेजस मार्क सेकंड है ना मल्टी रोल कॉम्प्लेक्ट जेट आपका है और इसे लॉन्च करने की जो योजना बनाई है ये है 2022 में ये आपका कह सकते हैं लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, और आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि फरवरी 2021 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइएगा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के रूप में फरवरी 2021 में सीईओ के रूप में जो नियुक्त किया गया है, ये नियुक्त किया गया है राम सेवक शर्मा को। किसे? राम सेवक शर्मा को। ऑप्शन बनेगा सी नंबर आपका हो जाएगा। पूर्व अध्यक्ष ये रहे हैं, याद रखिएगा कि ये आपके रहे हैं किसके, तो आपके पूर्व अध्यक्ष रहे हैं किसके, तो आपके भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के आपकी कह सकते हैं कि आपके अध्यक्ष रहे, पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, और आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। जो लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, यहाँ पर 70 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 फरवरी जवाब आ रहा है, 4 फरवरी ऑप्शन आपका जवाब सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गद्यांश को पढ़ना है, गद्यांश में पढ़कर इसको जवाब देना है। कह रहा है पूंजीवाद समाज में लेखक, पुस्तक और पाठक के बीच बाजार आ गया है ना। क्या? पूंजीवाद समाज, और इस बाजार के कारण लेखक का पाठक से सीधा संबंध नहीं रहा है। इसलिए मार्क ने कहा है कि पूंजीवाद समाज में कला साहित्यिक लेखक के लिए एलियनेस की समस्या का सबसे बड़ी है। पुराने समाज में कलाकार अपने समाज से पूरी तरह से जुड़े थे। कला की रचना और सुरक्षा दोनों का दायित्व समाज था। मतलब यहाँ पर फोकस हुआ है पूरे के पूरे आपके समाज के बारे में दिया गया है ना। इस गद्यांश का मूल तत्व क्या पर है, समाज से यहाँ पर जुड़ा हुआ है ना। और कहा भी गया है कि कला की रचना और सुरक्षा दोनों का दायित्व समाज था। बाद में कला दरबार में आई, कला और कलाकार का क्षेत्र संकुचित हुआ। हम कह सकते हैं कि इसमें उसका मतलब अजनबीपन बोलते अनजाना, तो अजनबीपन या एलियानिस का बढ़ा। देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा इससे, कि पूंजीवाद समाज में लेखक और पाठक के बीच क्या आ गया था? इन दोनों के बीच आया क्या? इनकी दोनों के बीच आ गया बाजार, है ना, बाजार की वजह से हो गया। फिर दिया है पुराने समाज में कला की सुरक्षा का दायित्व किसका था? तो ये जो कला की जो सुरक्षा का दायित्व दिया गया था ये समाज को दिया गया था, है ना। फिर दिया गया है कला क्षेत्र संकुचन का आशय क्या है, मतलब जो कला क्षेत्र है संकुचित हो रही है, इसका भी कारण क्या है? तो इसका भी कारण क्या है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 73 में भी कला का जो दायरा है वो सीमित होता जा रहा है ना। फिर दिया गया है कि अजनबीपन, है ना, अजनबीपन का मतलब होता है क्या है, तो अभी साफ आपको दिया गया है कि जो आपका एकाकीपन दिया गया है। ठीक है, गद्यांश में सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक दिया गया है, किसके बारे में दिया गया है, तो आपकी कला में पूंजीवाद के बारे में दिया गया है। किसमें? कला में पूंजीवाद के बारे में दिया गया है। अगला यहाँ पर आपको पढ़कर आपको बताना है, यहाँ पर गद्यांश, यहाँ पर देखो ईर्षा के बारे में दिया गया है। किसमें? ईर्षा के बारे में दिया गया है कि ईर्षा का काम है जलाना, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है।
तभी कहा जाता है कि आप ईर्ष्या मत करें, क्योंकि ईर्ष्या करने वाले खुद ही जलते हैं और खुद ही ईर्ष्या उन्हीं के अंदर आपके आ जाती है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और देश की साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिलें कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और बड़े से बड़े ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण कुछ होकर उनका और कोई ध्याय नहीं हो। ईर्ष्या के बारे में है देख लेते हैं, ईर्ष्या का मतलब क्या है, ईर्ष्या का काम क्या है। ईर्ष्या का काम क्या है, तो देखो इसका काम है जलाना, ठीक है। गद्यांश में ध्येय का अर्थ क्या है, ध्येय मतलब आप समझ सकते हैं, ध्येय मतलब क्या होता है, लक्ष्य होता है, जो आपको लक्ष्य पाना है, तो ये ध्येय का मतलब लक्ष्य। अगला है गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की, ईर्ष्या जो व्यक्ति करते हैं, जो ईर्ष्या व्यक्ति होते हैं, उनकी क्या की जाती है, तो प्रशंसा की जाती है, उनकी खिल्ली उड़ाई जाती है। तो याद रखिएगा कि उनकी खिल्ली उड़ाई जाती है, जो ईर्ष्या करते हैं उनकी खिल्ली उड़ाई जाती है, ठीक है। और अब दिया गया है अपव्यय का अर्थ क्या हो जाएगा, अपव्यय मतलब होता क्या है, अपव्यय मतलब होता है फिजूल का जो खर्च करते हैं उन्हें अपव्यय कहते हैं, ठीक है। और गद्यांश में जो शीर्षक दिया गया है वो किसका दिया गया है, इस गद्यांश का शीर्षक क्या है, आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है आज का टेस्ट पेपर, जो कि पीईटी एग्जाम का लेवल इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। और याद रखिएगा कि आपको लाना है 80 प्लस, कितना लाना है, 80 प्लस लेके आना है, और 80 प्लस लेकर आओगे। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक शेयर करिए और अगली